हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अभी करेंटली हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और उसका ऑलरेडी जो है 2 लेक्चर हो चुका है और आज का जो लेक्चर है वो है 3rd लेक्चर, और आज के ही लेक्चर में जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने ETS जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको अच्छे से कवर किया, और उससे पहले जो है TCA साइकिल जो है यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल उसको भी अच्छे से हमने फिनिश कर लिया है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं उस पर्टिकुलर लेक्चर को, यानी कि लेक्चर 2 को। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स है उसको याद रखना है। उसके बाद जो नेट गेन हुई थी ATP, क्योंकि ATP के सिंथेसिस लास्ट में जो ATP जो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर ले वहाँ पे जो ATP बनती है वो इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इसको ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहाँ से ही हमें सिंथेसिस होके ATP टोटल मिल जाता है। तो बाकी जो भी कॉम्प्लेक्स था इसके अंदर उसको अच्छे से याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो है FADH2 या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, या और 5th जो कॉम्प्लेक्स है वो है ATP सिंथेस FOF1 पार्टिकल, जहाँ पे प्रोटोन की पंपिंग होती है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोटोन पंप हो रहा था, मतलब एक्यूमुलेट हो रहा था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, वहाँ से मैट्रिक्स की तरफ जो है प्रोटोन का पंप हमें देखने को मिल रहा था। वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 5 ही ये काम करता है। एक छोटा सा और पॉइंट है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है कि जो फाइनल प्रोटोन का एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर वो ऑक्सीजन होता है। तो इससे क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो इसको हम याद रखेंगे कि फाइनल जो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है ETS में वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो NCERT के साथ ही चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। जो भी हम रेस्पिरेशन के अंदर जो भी हम जितनी भी प्रोसेसेस हुई है अब उसकी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम निकाल लेते हैं कि हमें कितना ATP वगैरह हमें मिला है। ठीक है, जो कैलकुलेशन है नेट ATP का कैन बी मेड ओनली ऑन द सर्टेन अजम्पशन। ये सारी बस एजम्पशन है, ऐसा एज्यूम करके बनाया गया है। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कुछ, लेकिन हम फिर भी उस एजम्पशन को देख लेते हैं कि वो देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विथ वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे दिखाया क्या गया है कि सीक्वेंशियल बेसिकली एजम्पशन है ये सारी चीज़ें कि सीक्वेंशियल या ऑर्डर मैनर में क्या हो रहा है कि जितने भी पाथवे हैं वो फॉलो हो रही है, और एक सबस्ट्रेट जो होगा वो दूसरे को बना रहा है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस में जो बना वो जाएगा TCA साइकिल में, फिर TCA साइकिल से जो बना वो ATS में जाता है। तो बेसिकली सीक्वेंशियल ऑर्डर पाथवे यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये एक एजम्पशन है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन ये है कि NADH जो भी सिंथेसाइज्ड हुआ है ग्लाइकोलिसिस में वो ट्रांसफर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे देखने को मिला है। तो जो भी NADH हमारा सिंथेसाइज्ड होगा ग्लाइकोलिसिस में वो ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एजम्पशन है। तीसरा एजम्पशन है कि कोई भी इंटरमीडिएट जो होगा वो यूटिलाइज नो इंटरमीडिएट यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। किसी अदर कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए कोई इंटरमीडिएट जो है उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी, वो बेसिकली ट्रांसफर होगा दूसरे जो भी पाथवे होगा उसमें। ओनली ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज। किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे कोई और सबस्ट्रेट जो है वो मतलब दूसरा अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो होगा वो इंटर नहीं करेगा, सिर्फ ग्लूकोज होगा वही रिस्पायर्ड होगा, वही जो होगा सबस्ट्रेट यहाँ पे इंटर होगा एट द फर्स्ट स्टेज, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज जो है वही इंटर कर रहा था हमारा पहला स्टेज रेस्पिरेशन का, यानी कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर। ठीक है, और ये सारे जो भी एजम्पशन है ये वैलिड नहीं है इन लिविंग सिस्टम पे। ये मैंने आपको ही बताया है कि ये सारी एजम्पशन थी, बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं चलता है ये सारी चीज़ें। तो यही चीज़ें थी हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो कि हमारे NCERT में दे रखी है जितने भी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंसेस। तो इस डिफरेंस को हमें अच्छे से याद रखना है। जो फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे क्या होता है दैट इज़ ये एनएरोबिक कंडीशन में होगा, यानी कि यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। हमने 2 तरह की फर्मेंटेशन पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे जो ग्लूकोज होगा उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। ठीक है, और जो नेट गेन ATP का होता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होगा जो कि ग्लाइकोलिसिस से मिलता है। बेसिकली फर्मेंटेशन में ना तो कोई ATP बनती है और ना ATP
यूज़ होती है। तो बेसिकली जो 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो ग्लाइकोलिसिस वाला ही है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट गेन ऑफ एटीपी होगा वो 38 एटीपी होगा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। उसके बाद यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का दे रखा है, ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आता है। जब तीसरा पॉइंट है दैट इज जब NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है NAD पॉजिटिव में, तब क्या होता है यहाँ पे ये चीज़ें मतलब स्लोली होता है। जब NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD पॉजिटिव में, ये प्रोसेस यहाँ पे स्लो होगा इन द केस ऑफ फर्मेंटेशन। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे NADH जो है जब वो ऑक्सीडाइज होता है NAD पॉजिटिव में, तो वो बहुत ही विगरस यानी कि बहुत ही फास्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये थी हमारी फर्मेंटेशन और एरोबिक, तो ये थी हमारी फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की बातें। उसके बाद हम बात कर ले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एम्फीबॉलिक पाथवे। जो हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे है इसमें कुछ पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी का, जैसे कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज मेनली होता है, लेकिन फैट्स प्रोटीन्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज वगैरह ये सब और फैट प्रोटीन ये सब भी हो सकता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा। लेकिन जो मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है फॉर रेस्पिरेशन का वो ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज ही जो है वो मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट क्यों होता है रेस्पिरेशन का, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आसानी से इंटर कर सकता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, क्योंकि पहला स्टेज जो है रेस्पिरेशन का वो है हमारा ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसके अंदर ग्लूकोज आसानी से एंटर कर सकता है। लेकिन अगर हम फैट्स या किसी अदर सबस्ट्रेट को हम ले रहे हैं तो उसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो जाके एंटर कर सकता है हमारा ग्लाइकोलिसिस में या उसके बाद वाली प्रोसेसेस जो भी होगी उसके अंदर। तो हम अगर फैट की बात कर रहे हैं तो फैट जो होता है ये ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो सबसे पहले अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो वो पहले सिंपल शुगर्स में यानी कि ग्लूकोज में टूटेगा, और जो प्रोटीन्स होगा वो टूटेगा अमीनो एसिड में, ठीक है। तो याद रखना है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज के अंदर टूटेगा और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के अंदर टूटेगा। इसके बाद जो फैटी एसिड होता है वो अगर रिस्पायर करना है, मतलब उसको अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमें यूज़ करना है तो उसको सबसे पहले उसको डिग्रेड करना होगा, तोड़ना होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ग्लिसरॉल जो है उसको जो है तोड़ना पड़ेगा PGAL में, ठीक है। तो ग्लिसरॉल को पहले PGAL में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर फैटी एसिड हम ले रहे हैं तो फैटी एसिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और अगर हम शुगर ले रहे हैं तो सिंपल शुगर अगर ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज तो डायरेक्टली जो है वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो और अमीनो एसिड भी डायरेक्टली हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्टली ये पाथवे फॉलो कर सकता है। तो अमीनो एसिड डायरेक्टली यहाँ आ सकता है, PGAL जो है डायरेक्टली यहाँ आ सकता है, सिंपल शुगर आसानी से आ सकता है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम जो है इधर आएगा, मतलब पायरुविक एसिड जो है वो, और यहाँ पे उसके बाद पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए अलग से वो कहाँ जाएगा, हमारा क्रेब्स साइकिल, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब होता है कि जब रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, उस टाइम में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। हमें पता है ये चीज़। जो रेशियो होता है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व, जो CO2 निकला है वो यानी कि इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, यानी कि O2 जो भी कंज्यूम हुआ है वो इन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी कोशेंट, या उसी को हम रेस्पिरेटरी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम RQ से लिखते हैं। RQ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ऊपर CO2 होगा और नीचे O2 होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है ये डिपेंड करता है ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ है उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से रेस्पिरेटरी कोशेंट आता है। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो जो होता है वो सेम आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू या रेस्पिरेटरी रेशियो की वैल्यू जो होती है वो 1 आती है, ठीक है। अगर फैट है तो फैट के लिए हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और एग्जाम्पल में यहाँ पे एनसीईआरटी में एक ले रखा है दैट इज द ट्राईपाल्मिटिन। जो ट्राईपाल्मिटिन होता है उसका 0.7 होता है।
उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात कर ले तो प्रोटीन का 0.9 होता है। उसके बाद जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी हमारा सबस्ट्रेट होता है ऑफन मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर ले तो। और प्योर प्रोटीन और फैट जो होता है उसको कभी भी जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे, यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है कि प्योर प्रोटीन और फैट जो होता है ये क्या हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है या नहीं, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी पूरी की पूरी चैप्टर जो है वो हो चुकी है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमारा लास्ट टॉपिक बचा था जो कि कवर हो चुका है। तो आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही शॉर्ट था। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके बाद आपको पता है कि मैं नीट की PYQs लाती हूँ, तो इसके बाद वाली क्लास जो भी रहेगी उसके अंदर मैं नीट की PYQs लाऊंगी इसी चैप्टर के ऊपर। तो आप तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये सारे हैंड रिटन नोट्स। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।